साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके लिए 3 जून 2025 की तारीख तय की गई है। आम स्थिति में ये चुनाव होते 2027 में, लेकिन ये आपात स्थिति है। ये स्थिति कैसे बनी, चुनाव का प्रोसेस क्या है और कौन हो सकता है अगला राष्ट्रपति, आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साउथ कोरिया के बाद हम चलेंगे टैरिफ वॉर की तरफ। चीन के काउंटर टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन की डेडलाइन दी थी, वरना वो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। चीन इस पर क्या जवाब दिया है और क्या ट्रंप को एक और झटका मिल सकता है, इन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे आज खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत की शुरुआत आज साउथ कोरिया से करेंगे, जहां 3 जून 2025 को राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। पिछला चुनाव 2022 में हुआ था और उसमें यून सुक यूल विजेता थे। उन्हें मार्च 2027 तक राष्ट्रपति रहना था, लेकिन बीच में उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी। 3 दिसंबर 2024 की आधी रात यून सुक यूल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। इस बारे में उन्होंने अपनी पार्टी को भी नहीं बताया। जिस वक्त उन्होंने टेलीविजन पर मार्शल लॉ की घोषणा की, देश का एक बड़ा हिस्सा सोने की तैयारी कर रहा था। यून को उम्मीद थी कि आधी रात को मार्शल लॉ उनकी राह को आसान करेगा और सुबह तक विरोधियों को काबू में वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही लोगों ने खबर सुनी, वो सड़कों पर उतर गए और मार्शल लॉ का विरोध करने लगे। उधर सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद भागकर संसद पहुंचे वहां की। जब उन्हें मेन गेट पर रोका गया, तब वो दीवार फांद कर अंदर घुसे और उन्होंने प्रस्ताव लाकर मार्शल लॉ को ही पलट दिया। ये यून सुक योल की करारी हार थी। सुबह तक उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद मार्शल लॉ लगाने उतरे सैनिक अपने बैरक्स में वापस लौट गए। 4 दिसंबर की सुबह तक सड़कों पर शांति लौट गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई थी। विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में थे। 7 दिसंबर को पहली बार प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन वो 2/3 वोट्स नहीं जुटा पाए। दरअसल साउथ कोरिया की संसद में 300 सांसद बैठ पाते हैं, यानी नंबर है वहां पे सांसदों का। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए 2/3 यानी कम से कम 200 सांसदों का समर्थन चाहिए। विपक्षी पार्टियों के पास 192 सीटें थी। उन्हें यून सुक योल की पीपल पावर पार्टी पीपीपी के कम से कम 8 सांसदों की समर्थन की जरूरत थी, लेकिन पीपीपी अपने ही नेता के खिलाफ जाने से बच रही थी शुरुआत में, और इससे पार्टी में फूट का अंदेशा था। मगर जब 14 दिसंबर को विपक्ष दूसरी बार महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आया, तब उनकी पार्टी के 12 सांसदों ने भी उसका समर्थन किया। इस तरह महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ और इसके बाद यून को राष्ट्रपति के पद से निलंबित कर दिया गया। साउथ कोरिया में महाभियोग के बाद भी राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन बचता है, संवैधानिक अदालत का। यह अदालत फैसला करती है कि महाभियोग का फैसला वैध था या अवैध था। अगर अदालत महाभियोग पर अपनी मुहर लगा दे, तो राष्ट्रपति की कुर्सी तत्काल प्रभाव से खाली हो जाती है। फैसला आने के अगले 60 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ता है। कोर्ट का फैसला आने तक प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होते हैं। अगर उन्हें भी हटा दिया जाए तो कैबिनेट के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बहरहाल यून सुक योल का फैसला आता उनके मामले का, उससे पहले बड़ा ड्रामा हुआ। महाभियोग के बीच करप्शन इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIO यून सुक योल के खिलाफ जांच करना शुरू कर देती है। उनके खिलाफ बगावत और देशद्रोह के आरोप लगते हैं। जल्दी ही CIO उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी ले आती है और 3 जनवरी 2025 को CIO पूरे दल बदल के साथ उन्हें अरेस्ट करने पहुंची, लेकिन यून के बॉडीगार्ड्स और समर्थकों ने पुलिस को अंदर ही घुसने नहीं दिया। कई घंटों की भिड़ंत के बाद CIO को वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। 15 जनवरी को एक बार फिर यून को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस बार पुलिस वाले सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंचने में सफल रहे और वो तार काटकर राष्ट्रपति आवास के अंदर घुस गए और यून सुक योल को अपने साथ ले गए। साउथ कोरिया के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को इस तरह अरेस्ट किया गया था। यून सुक योल को 52 दिनों तक जेल में रखा गया। आखिरकार 8 मार्च को उन्हें जमानत मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी संवैधानिक अदालत का फैसला आना था। यह फैसला 4 अप्रैल के रोज आया और उस रोज महाभियोग पर मुहर लग गई कोर्ट से। 8 जजों की बेंच ने 8-0 के बहुमत से यून सुक योल के महाभियोग को वैध ठहराया और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस तरह यून का कार्यकाल समाप्त हुआ। जब तक उनका फुल टाइम विकल्प नहीं चुन लिया जाता, तब तक प्रधानमंत्री हान डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने ही 8 अप्रैल को अगले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है।
वोटिंग 3 जून को होगी और उस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स वोट डाल सकें। कैसे चुनाव होता है वहां पे? साउथ कोरिया में राष्ट्रपति सबसे ताकतवर व्यक्ति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, जैसा कुछ यूएस में भी सिस्टम है। अंतर सिर्फ इतना है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, मगर साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री का पद है। इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति को करनी होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य भी होना जरूरी है। राष्ट्रपति किसी भी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते संसद उनकी नियुक्ति को अप्रूव करे। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी या उनकी बर्खास्तगी की स्थिति में प्रधानमंत्री ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, जैसा अभी हो रहा है। यून सुक येओल के महाभियोग के बाद प्रधानमंत्री हान डक सू ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। जहां तक फुल टाइम राष्ट्रपति की बात है, उनका चुनाव होता है डायरेक्ट वोट से। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज प्राइमरी इलेक्शन कराती हैं। इसमें पार्टी के अंदर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के बीच मुकाबला होता है। कोई भी पार्टी किसी एक को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना सकती है। प्राइमरी इलेक्शन में जीतने वाले शख्स को पार्टी का टिकट मिलता है। सभी पार्टियों को 12 मई तक अपने उम्मीदवार घोषित करने हैं, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए 23 डेज 23 दिनों का समय मिलता है। कैंपेन खत्म होने के बाद 3 जून को फाइनल वोटिंग होगी। उसमें लगभग 4.5 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लेगा, देश का राष्ट्रपति हो जाएगा। 2022 के चुनाव में यून सुक येओल को 48.56% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्योंग रहे थे, उन्हें 47.83% वोट मिले थे। वो 1% से भी कम के अंतर से चुनाव हारे थे। इस बार चुनाव में कौन कौन प्रमुख दावेदार हैं? पीपल पावर पार्टी के अंदर कई नेताओं ने इच्छा जताई है। 8 अप्रैल को लेबर मिनिस्टर किम मुन सू ने चुनाव लड़ने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा आन चोल सू ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वो अलग अलग पार्टीज के टिकट पर 3 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें एक बार भी सफलता नहीं मिल पाई है अब तक। पिछले कुछ समय से पीपल पावर पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है। इसकी पहली झलक 2024 के संसदीय चुनाव में ही देखने को मिली, जब पार्टी 300 में से महज 108 सीटें जीत पाई। इन सब के बीच यून सुक येओल पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। फिर उनकी पत्नी के पर्स का मामला उछला, वहां भी डियोर वाला केस था। और फिर दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाकर उन्होंने बची खुची कसर भी पूरी की। इन वजहों से पीपल पावर पार्टी के जीतने के चांस बहुत कम है। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी में भी दावेदार कई हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया ली जे म्योंग की दावेदारी सबसे मजबूत है। वो 2022 का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन बहुत छोटे अंतर से चुनाव हार गए। इस बार उनके जीतने के चांस प्रबल हैं। प्री इलेक्शन पोल्स में उनकी अप्रूवल रेटिंग 34% तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 34% लोग चाहते हैं कि ली उनके राष्ट्रपति हों। कोई और नेता इसके आसपास अभी नहीं दिख रहा है। मार्शल लॉ वाले एपिसोड के बाद भी लोगों का पीपल पार्टी में भरोसा कम हुआ है। ली जे म्योंग की लोकप्रियता में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन ली की राह इतनी भी आसान नहीं हो कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, गबन और घूसखोरी के केसेस चल रहे हैं। ली इन इल्जामों से इनकार करते हैं, लेकिन अगर वो चुनाव जीत जाते हैं फिर भी आरोपों से पीछा नहीं छूटेगा। ऐसे में साउथ कोरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की उम्मीद अभी कम लग रही है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। यून सुक येओल की बर्खास्तगी ने साउथ कोरियन सोसाइटी को और ज्यादा पोलराइज किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक तरफ आम लोग यून के हटने से खुश हैं, वहीं तरफ यून के समर्थक और उग्र हो गए हैं। उनके समर्थकों ने ऐसा माहौल बनाया है कि यून सुक येओल के विरोधी नॉर्थ कोरिया के समर्थक हैं और वो देश को दुश्मनों के हाथ बेचना चाहते हैं। इस धारणा के चलते आम लोग ही बट गए हैं। इन सब के अलावा यूएस टैरिफ का मसला भी छाया रहने वाला है। ट्रंप सरकार ने साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया है। अमेरिका साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में उसने $128 बिलियन का सामान यूएस को बेचा था। ट्रंप टैरिफ के बाद उनका एक्सपोर्ट घट सकता है और इसने लोकल बिजनेस और लोकल जॉब्स के लिए चिंता पैदा की है। साउथ कोरिया की कार्यवाहक सरकार अमेरिका के साथ समझौता करने पर जोर दे रही है, लेकिन जब भी फुल टाइम राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाएगा, उनके सामने टैरिफ का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की चुनौती होगी। एक और चीज है, साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन, और चीन की लड़ाई दूसरे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर यूएस के साथ चल रही है। नए राष्ट्रपति को इसके बीच भी सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। साउथ कोरिया के इलेक्शन पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब एक बोनस खबर, यह खबर यूएस चाइना ट्रेड वॉर से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच चल रहा टैरिफ वॉर एक कदम और आगे बढ़ गया है। 7 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने 9 अप्रैल तक का समय दिया था। अगर तब तक चीन ने काउंटर टैरिफ नहीं हटाया तो उसके प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ और लग जाएगा। इससे पहले अमेरिका चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 54% टैरिफ लगा चुका है। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर कायम रहते हैं तो टोटल टैरिफ 100% के पार चला जाएगा। अगर चीन का 1000 रुपए का प्रोडक्ट यूएस में एंटर करता है तो उसको खरीदने वाली कंपनी को 1080 रुपए अलग से
टैरिफ के तौर पर सरकार को देने पड़ेंगे, यानी ट्रंप को। इस तरह प्रोडक्ट की लागत दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगी। चूंकि दोनों देशों के बीच व्यापार बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस के लेवल पर होता है, इसका असर लाखों लोगों पर पड़ेगा, आम लोगों पर। ट्रंप की धमकी पर चीन ने क्या कहा है? चीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हमने पहले भी राजदूत में बताया था कि चाइना ने इस ट्रेड वॉर को एंटिसिपेट किया था और बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है। चीन ने कहा कि चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी देना गलती को दोहराने जैसा है। इससे अमेरिका की ब्लैकमेलर वाली छवि उजागर होती है। अगर अमेरिका ऐसे ही चलता रहा तो हम अंतिम वक्त तक मुकाबला करते रहेंगे। इस बीच ईयू ने भी अमेरिका से भिड़ने की तैयारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन कमीशन ने यूएस प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप सरकार ने ईयू पर 20% टैरिफ लगाया था। ईयू में टोटल 27 देश हैं। अभी काउंटर टैरिफ के प्रस्ताव पर सहमति नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। ईयू एज अ ग्रुप अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2024 में अमेरिका और ईयू के बीच लगभग $1 ट्रिलियन का कारोबार हुआ। ईयू यूएस प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े मार्केट्स में भी है। उसका काउंटर टैरिफ ट्रंप को दोहरा झटका दे सकता है। ट्रंप टैरिफ के बारे में हम राजदूत में लगातार बात कर रहे हैं। एपिसोड के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया और शुभ रात्रि। चलते चलते आप ये भी जान लीजिए कि आज का राजदूत अभिषेक ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।